नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। राजस्थान में चुनावी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां इस समय जोरों पर है। हालांकि कुछ वक्त बाकी है, लेकिन चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, दोनों ही प्रमुख दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया, या यूं कहे कि शुरुआत भी कर दी है, लेकिन फाइनली करना क्या है और किस तरीके से आम आवाम के पास अपनी आवाज को लेकर, अपनी बात को लेकर पहुंचना है, तैयारियां पूरी तरह जारी हैं और सभी की नजरें इस पर है। हाल ही में अब एक तरफ जहां बीजेपी जनाक्रोश यात्रा को लेकर पब्लिक के बीच पहुंचकर कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं उनका विरोध करते हुए पब्लिक के बीच पहुंच रही है, वहीं पर कांग्रेस भी अब इस बात को प्लान बना चुकी है कि हर घर के दरवाजे तक, हर घर घर में कैसे पहुंचा जाए और अपनी बात, अपनी योजनाओं को पब्लिक के बीच में रखा जाए, ताकि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वापस रिपीट हो। अब हाल ही में कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने इस बात को लेकर बैठक भी रखी और अगले 26 जनवरी से, यानी इसी महीने की 26 तारीख से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत भी की जा रही है। यानी एक नया अभियान, और जहां पर पब्लिक को अपने साथ कनेक्ट करना। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर हुई, इन्हीं विषय पर जो बैठक हुई, और बैठक में काफी नेताओं के ना पहुंचने से जो नाराजगी प्रभारी रंधावा जी ने भी दिखाई, सीएम अशोक गहलोत ने भी दिखाई और दूसरे लीडर्स ने भी दिखाई। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल कि लोग, जो नेता जो यहां पर पहुंचने थे, वो पहुंचे क्यों नहीं? क्या हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान है, क्या इस तरीके से कामयाब हो पाएगा? और सवाल ये कि क्या जनता के बीच कांग्रेस अपनी बात को जायज तरीके से रख पाएगी? आज इसी विषय पर चर्चा होगी, और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश चौधरी साहब। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। और सबसे पहला सवाल कि ये एक बड़ी चर्चा बनी हुई है कि जो नेता अभी तक जो रहे हैं राजस्थान में, जो लीडरशिप कर रहे हैं, और उनका जो वर्किंग है, अगर वो कमजोर हुआ तो उनका टिकट कट जाएगा, उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। ये इसे किस तरीके से लिया जाए और परफॉर्मेंस किस तरीके से देखी जाएगी? देखो प्रदीप जी, मैं कहना चाहूंगा कि रंधावा जी ने जो मीटिंग ली, अभी मीटिंग में जो क्राइटेरिया में जो लोग आ रहे थे उन्हीं को बुलाया गया था, और क्राइटेरिया में आने वाले लोगों को बुलाने के बाद में भी लोग जो नहीं आए, इसका मुझे एक्चुअल तो पता नहीं है कौन नहीं आए, क्योंकि मैं उस मीटिंग में का हिस्सा नहीं था। तो इसलिए जो संबंधित कैटेगरी वाले लोगों को बुलाया जाता है, इस बात पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी नाराज थे, प्रदेश अध्यक्ष जी भी नाराज हुए, प्रभारी तो होने ही थे क्योंकि उनके नेतृत्व में मीटिंग होनी थी। और ये महत्वपूर्ण मीटिंग थी कि हमारा भारत जोड़ो यात्रा के बाद में 26 जनवरी से हम हाथ से हाथ जोड़ो एक तरह का यात्रा, लोगों से सीधा संवाद, वोटर से सीधी मुलाकात, समस्या का वहीं पहुंच के निदान। तो इस टाइप के जो जिस सिंसियरिटी के साथ इस अभियान की रूपरेखा तैयार की है, तो उसमें सबको हिस्सा लेना चाहिए। और ये कई बार क्या हो जाता है कि कई मीटिंग जल्दबाजी में भी हो जाती है, उसमें इस टाइप के लोग कोई जिले में होते हैं या कहीं किसी काम से बाहर भी हो सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि इसी मीटिंग में प्रभारी जी ने कहा है कि इन मीटिंगों की, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि इन मीटिंगों को गंभीरता से लेना है और आगे से इन बातों का ध्यान भी रखना है, और वो रखेंगे। और ये जो हमारा जिस रूप में पूरे लगभग अब मेरे हिसाब से 3200-3300 किलोमीटर यात्रा हो गई। भाजपा जिस रूप में कहती थी कि ये यात्रा 2 दिन चलेगी, 4 दिन चलेगी, 6 दिन चलेगी, 10 दिन चलेगी, ये यात्रा लगभग 120 दिन चल चुकी। और जनता का जिस रूप से इस यात्रा जनता स्वागत कर रही है,
जनता जिस रूप में राहुल जी की सीरियसनेसता को समझ के, राहुल जी के संघर्ष को समझ के, राहुल जी की देश के लिए महंगाई जो इशू लेके आए हैं, चाहे महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, और सबसे महत्वपूर्ण इशू की रिश्तों की टूटती डोर का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो भाईचारा था देश में, वो तार तार होने की नौबत आ रही हो, स्वतंत्र संस्थाएं डिगमिगा गई हों, तो ऐसे माहौल के अंदर ये यात्रा जिस रूप में निकली, और कन्याकुमारी से अभी तक ये पंजाब में घुसने वाली है यात्रा, वहां तक जिस रूप में, जिस जोश के साथ में जनता, आम आवाम, मैं प्रदीप जी इस यात्रा में आपको कहना चाहूंगा कि कोई साधन नहीं लगा रखे, कोई भी विधायक या कोई गाड़ी करके या साधन करके लोगों को ला रहा, ऐसा नहीं। आम जनता अपनी स्वेच्छा से आकर इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और राहुल गांधी जी से मिल रहे हैं, और राहुल गांधी जी को तमाम एनजीओ जो संस्थाएं वहां मिल रही हैं वो सुझाव दे रही है। और तो मैं ये कह सकता हूं कि देश में जिस रूप का माहौल बनता जा रहा है, इस माहौल को अगर खत्म नहीं करेंगे तो राष्ट्र की स्थिति बहुत पेचीदा है। जो सर्वधर्म सद्भाव की जिस देश में को पूरे विश्व से जोड़ के देखें, और पूरे विश्व में कि इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतने वर्ग, इतनी जातियां, इतने खंड खंड में जगह हर 15 किलोमीटर में खान पान वेशभूषा, इतनी विचित्र वेशभूषाओं वाला ये देश कैसे चल रहा है। लेकिन ये देश मजबूती के साथ चल रहा था, बड़ा प्रोग्रेस कर रहा था। लेकिन ये जो एक संप्रदाय, मैं ये कहूंगा कि सद्भाव को, और इसने जिस रूप से रंग भेद, वर्ग भेद, जाति भेद, समाज भेद, धर्म भेद, इस भेद की नीति पे आके और राष्ट्र को कमजोर करने का, प्रदीप जी आज जिस राष्ट्र में जो लोग हैं पूरे विश्व में अपन मानते हैं कि किसी भी धर्म जाति वर्ग के लोग रहे, उनको जाति धर्म वर्ग पे बांट के और न निकाला जाता है, न उनको कमजोर किया जाता है, न उनकी प्रोग्रेस को रोका जाता है। किसी भी व्यक्ति की प्रोग्रेस को रोकेंगे तो राष्ट्र की प्रोग्रेस रुकेगी। और ऐसे जो ये वैज्ञानिक युग चल रहा है, देश की प्रोडक्टिविटी सुधरी है, उस समय कोरोना की महामारी के बाद रोजगार छिन जाना और देश में भाईचारा भी खत्म हो जाना, स्वतंत्र संस्थाओं पे आंच आ जाना, जीएसटी की मार हो। आज मेरे को ये कहते दिक्कत नहीं है कि कोर्ट ने नोटबंदी को क्लियर कर दिया, लेकिन नोटबंदी का, सरकार को नोटबंदी करने का अधिकार है ये किसने कहा नहीं है। रिजर्व बैंक को गाइड करके रिजर्व बैंक इस नोटबंदी को करता, लेकिन इसके हानि और लाभ पे भी तो मूल्यांकन होना था, हानि और लाभ पे तो विचार विमर्श होना था, समस्त विरोधी दलों को, विषय विशेषज्ञों को बुला के उसमें विचार विमर्श तो होना था। ये सब नहीं किए, ये कोर्ट में इशू भी नहीं रखे गए थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये 3-4 चोट जनता पे लग गई, और अब एक आस लगा के लोग राहुल जी की तरफ देख रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि आज देखो, उन्होंने राष्ट्र के लिए अपने आप को ऐसा बना लिया इस कड़ाके की सर्दी में, जहां आज अपन अब रूम में बैठ के और लाइव चल रहे हैं, वो भी देखो अपन ने जैकेट और कोट पहन रखे, और वो उस माइनस के टेम्परेचर में टी शर्ट में चल रहे हैं। तो उन्होंने तपस्या की है, ये शरीर को उन्होंने इस रूप में देखो ढाला है। वो कहां एकदम समांतर मौसम रहने वाले जगह से चालू है, और कहां -15-20 तक बर्फ जाती है, वहां जाएंगे। तो उन्होंने सारे सिस्टम को समझा है, जनता से जुड़ रहे हैं। तो ऐसी तपस्या करके वो राष्ट्र पे आंच नहीं आए, राष्ट्र एक और अखंड रहे, ये बेरोजगारी मिटे। और ये राहुल जी इसलिए नहीं करे, में एक साइड में मंदी है, कच्चा तेल सस्ता हो रहा है, और आज कच्चे तेल की स्थिति वो है प्रदीप जी, जो आज के 10-15 साल पहले होते थे, उससे भी कम रेट है, और अपने 100-105 रुपए डीजल तेल बेच रहे हैं, लोगों को रोजगार छीने जा रहे हैं, आपस में धर्म वर्ग के झगड़े हो रहे हैं। तो ऐसे समय में, और अब बीजेपी ने यहाँ एक यात्रा निकाली
जनाक्रोश यात्रा, बिल्कुल जनाक्रोश है जनता में, लेकिन वो जनाक्रोश जनता में है केंद्र में बनी हुई सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इसलिए इनके जनाक्रोश रैली में लोग नहीं आए, लोगों ने बहिष्कार कर दिया। लोगों ने कहा भाई किसका जनाक्रोश, सिलेंडर 400 रुपए का बिक रहा था, आपने बेच रहे हो 1100 रुपए का। पेट्रोल 55-60 रुपए डीजल पेट्रोल था, आप बेच रहे हो 110 का। तो जनाक्रोश केंद्र सरकार के लिए है। और मैं तो केंद्र सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये इस राष्ट्र का पूर्व प्रधानमंत्रियों ने, पूर्व पार्टियों ने, मैं कह रहा हूं कि जो इस राष्ट्र में इससे पहले बीजेपी के भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी आए, उन्होंने भी राज चलाया। तो पूर्व में राज करने वाले तमाम प्रधानमंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, सब सिस्टम ने जो मेहनत करके और इस राष्ट्र का चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोजगार देने का काम हो, चाहे प्रोडक्टिविटी का काम हो, चाहे राष्ट्र को मजबूत करने के लिए जाति सब जमुना संस्कृति को मजबूत करने का काम हो, वो किया। और वो जो सब कमजोर हो रहा है, इससे राष्ट्र को खतरा लग रहा है। सर, आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक में आक्रोश है केंद्र सरकार के खिलाफ। क्या राजस्थान में कांग्रेसी लीडर्स में भी कुछ पार्टी के खिलाफ आक्रोश है, पार्टी नेताओं के खिलाफ आक्रोश है, जो इस बैठक में या तो किसी भी वजह से नहीं आ पाए या कोई ऐसी वजह रही? दूसरा, जो यहाँ रंधावाजी नाखुश हुए, जो उन्होंने जो चिंता जाहिर की या गुस्सा हुए और एक कहा कि डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए जो पार्टी के प्रति कितना वफादार है, और दूसरी बड़ी चीज कि जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उनके टिकट भी काटे जा सकते हैं, इसके पीछे की थोड़ी कहानी समझना चाहेंगे। देखो प्रदीप जी, मैं कह रहा हूं कि हमारी सबकी विचारधारा एक है, हम एक विचारधारा को लेके चलते हैं, लेकिन हमारे सबके सोच अलग अलग है। मेरा सोच अलग हो सकता है, दूसरे संबंधित व्यक्ति का सोच अलग हो सकता है। तो हमारे में बहस होती है, पार्टी के अंदर हम हमारे विचार रखते हैं। तो हम हमारे विचार रखते हैं, तो वो विचारों का मनभेद होगा। हमारी पार्टी में पूर्ण प्रजातंत्र है, ये बात तो रही एक। लेकिन पार्टी में कोई व्यक्ति अनुशासनहीनता करे, पार्टी के अंदर कोई व्यक्ति पार्टी के आदेश को नहीं माने, पार्टी के अंदर पार्टी के मजबूत के लिए रखी गई कोई रणनीति के लिए तैयारी करने के लिए, कोई विचार विमर्श और मंथन करने के लिए सामूहिक बैठक रखी जाए, उसमें अगर कोई व्यक्ति उसको सीरियस नहीं लेता है, तो रंधावा साहब का भी, मुख्यमंत्री जी का भी और अध्यक्ष जी का भी उसके पक्ष में ये कहना था कि इस सब चीजों को सीरियस लेना है। और रहा सवाल, देखो कि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हमारी पार्टी में हम बहुमत में आ गए, तो हमारे नेताओं में मुख्यमंत्री के लिए संघर्ष होगा, हमारे नेताओं में मंत्री बनने का संघर्ष होगा, हमारे नेताओं में टिकट के लिए संघर्ष होगा। तो हमें इसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो आज मान लो कि जिस विधायक ने 5 साल में जनता के सेवा करने में कहीं कोताही बरती है, जनता से संवाद रखने में कहीं कोताही बरती है, हमारी पार्टी के जो रीति और नीति है उसमें कहीं उसने कमजोरी रखी है, तो इन सब चीजों में जो उनकी रिपोर्ट ली जाएगी, हमारी पार्टी के साल में सर्वे करवाए जाते हैं, और जो इलेक्शन ईयर है इसमें तो 2-3 सर्वे होते हैं, उन सर्वे में जिनकी रिपोर्ट आएगी उसमें मेरी ऐसी सोच है, मेरा अब तक का अनुभव, मैं उसके आधार पे कह सकता हूं कि उनका टिकट कटने का काम भी होगा, नए लोगों का देने का काम भी आएगा, क्योंकि जैसे भारत युवा देश है तो पूरे भारत में युवा है। आज भी जो टिकट से वंचित है, आज भी जो टिकट के लिए लाइन में लगे हुए हैं, उन लोगों का टिकट हम नहीं दे पाए। और तो आज भी मैं ये कह रहा हूं कि ये तो परिवर्तन है। देखो, एक रिटायर होगा, दूसरा आएगा, जब नौकरी में है तो राजनीति में भी है। तो पीछे हम इसके लिए जो रंधावा जी का कहना है, क्या रिपोर्ट आती है उनके क्षेत्र की क्या रिपोर्ट आती है लेकिन राजनीति में तो सर रिटायरमेंट की उम्र कहाँ है? अभी रिटायरमेंट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखो, वो बात दूसरी है प्रदीप जी। उन्होंने ये कहा था कि मैं रिटायर होने के बाद में मैं क्लासेज लूंगा, रिटायर होने के बाद में। अब आप और हम सब लोग ये सोचने लिए रिटायर हो रहे हैं,
तो रिटायर कब होंगे वो तो कोई तारीख बताई नहीं थी उन्होंने। और ये बात भी कटु सत्य है कि राजनीति में कभी आदमी रिटायर होता ही नहीं है, जनता रिटायर करती जी है। व्यक्ति रिटायर बिल्कुल। होता ही नहीं है राजनीति में, जनता रिटायर करती है। तो हम भी जनता की रिपोर्ट ले रहे हैं कि इस आदमी को टिकट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अब इसमें विषय एक और है कि आपकी एजेंसियां कौन सी हैं जो सर्वे कर रही है। वो एजेंसी, एक एजेंसी ऐसी है कि वो दुकानों में बैठी सर्वे ला दिया। वो सर्वे अगर एक्चुअल नहीं है, सर्वे ठीक नहीं है, देखो इसमें दो चीजें हैं। आपने सर्वे तो जी करवाया, लेकिन वो सर्वे जी किस लेवल का कराया। और मैं तो ये कहता हूं कि ये मेरा ये व्यक्तिगत सोच है, मैं ये व्यक्तिगत मेरी बात कर रहा हूं कि पार्टी के संगठन को और सिस्टम को इतना मजबूत करना चाहिए कि हम एक विधानसभा में हमारे पास 10,000 लोगों के टेलीफोन नंबर हों। आज ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इतना क्रांति वाला हो गया कि हम उन 10,000 लोगों को मैसेज करें कि आपका ये 5 नाम है, इनमें से विधायक के योग्य कौन सा उम्मीदवार है। तो 10,000 की रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट अपने आप आधार वाली हो गई। और वो भी 10,000 वो लोग हैं जो हमारी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा सिस्टम हमें डेवलप करना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि अब जिस रूप में रंधावा जी को लगाया है, रंधावा जी अपनी प्लानिंग रखेंगे। हाईकमान ने भी उनको कोई दिशा और निर्देश दे के जिस रूप में भेजा है, तो वो अपनी जो भी रणनीति बनाते हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, अध्यक्ष जी के साथ और तमाम सीनियर नेताओं के साथ ये रणनीति बनाएंगे। क्योंकि चुनावी वर्ष है, जनता के बीच जाना है, जनता की आवाज बनना है। और क्योंकि हम सत्ता में हैं, अगर हमने समस्याओं का निदान नहीं किया, हमने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए, या हमारे वादे मैनिफेस्टो को लेकर जो विधायक जीत गया उस मैनिफेस्टो के अनुसार उसने जनता से संवाद नहीं रखा और वो काम नहीं किए, तो निसंदेह में प्रॉब्लम होगी। इसलिए इन सारी बातों पे सर। विचार जी विमर्श होगा, मंथन होगा। जी सर, एक आखिरी सवाल। काफी चर्चाएं चल रही है, जो बैठक वाला जो मसला हुआ कि इसमें ना तो सचिन पायलट गए, ना अशोक चांदना गए, ना शकुंतला रावत यहाँ पर रही। कई जिलों के जो जिला अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर नहीं गए, कुछ लोकसभा जो प्रत्याशी रहे वो नहीं गए। तो जब तमाम इतना बड़ा एक बड़ा फिगर अगर वहां नहीं पहुंचता है तो इसके पीछे क्या लगता है? देखो प्रदीप जी, मैंने कहा ना, मैं इस मीटिंग का हिस्सा नहीं हूं। मैं उस क्राइटेरिया में नहीं आता कि इस मीटिंग में जा सकूं। इसलिए इस मीटिंग में पहली बात नहीं आए। अब पायलट साहब तो बड़े नेता हैं। अब उनका पहले से कोई ऐसा कोई प्रोग्राम रखा होगा या कोई कहीं भी वो तो पार्टी के काम से पूरे देश में भी जाते रहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो भी नेता और जिन नेताओं के पास सूचना चली गई और उन्होंने कहीं लापरवाही की है, तो नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए इस मीटिंग के बारे में, क्योंकि सबकी कौन नहीं आए क्या नहीं आए इसके बारे में तो देखो, क्योंकि ये पार्टी की मीटिंग थी, तो इसलिए पार्टी के हेडक्वार्टर इंचार्ज हैं वो बता सकते हैं या माननीय अध्यक्ष जी बता सकते हैं। मैं तो इस बारे में बता नहीं सकता कि कौन नहीं आए, कैसे नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्योंकि लेकिन जिसने भी कुल नहीं है, मिलाकर ये है कि जिसने भी जो जिनकी न भी खराब आए, जो न भी आए और उन्होंने कारण बताया था और खराब परफॉर्मेंस वाले नहीं है, तो वो तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनके तो खिलाफ ही थी। तो ये जाहिर है कि खराब परफॉर्मेंस जिन नेताओं की रही है उनके टिकट कटने हैं, ये बात तय है। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं उस बोर्ड का स्टेट के बोर्ड का भी मैं मेंबर नहीं हूं और न मैं कोई केंद्रीय बोर्ड का मेंबर, तो इसलिए टिकट जी काटने का इसका जो सिस्टम बनेगा वो प्रदेश के प्रभारी है और उसके टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे ऑब्जर्वर और लगते हैं, मुख्यमंत्री हैं, सीनियर नेता है, अध्यक्ष है, जी पार्लियामेंट्री बोर्ड है। तो ये लंबा चौड़ा मामला है, इसमें बड़ी छान छून के बड़ी मेहनत करके और सब कुछ यानी जांच परख के दी जाती है टिकट। हम्म, यानी आने वाले वक्त में अभी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, बहुत कुछ होना बाकी भी है। क्यों नहीं आए, क्या वजह रही, इसके पीछे की कहानी क्या रही, कौन नाराज है, कौन खुश है, तमाम चीजें और धीरे धीरे शायद इन सवालों के जवाब भी पब्लिक डोमेन में आते ही रहेंगे। और आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि इस जनवरी के आखिरी दिनों में हो सकता है राजस्थान में भी कुछ नया बदलाव देखने को मिले। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या चीजें होती हैं, क्या नए रंग नजर आते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमसे बातचीत के लिए आपका। धन्यवाद। धन्यवाद।